तो लाख टके की बात में बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की, और इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो यकीनन बेहतर नहीं होंगे एनडीए के लिहाज से, क्योंकि लगातार आरजेडी या कहिए महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ जा रहा है। अब फासला सिर्फ 5 सीटों का बचा है। एनडीए के पास 120 सीटों पर मौजूदा दौर में बढ़त बनी हुई है, वहीं महागठबंधन 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 5 सीटों का अंतर है, तब जबकि बहुमत के लिए जो जरूरी नंबर है वो सिर्फ 122 का है। यानी कांटे का मुकाबला अभी भी चल रहा है। लगभग 12 घंटे होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से अब की स्थिति यह है कि अब सिर्फ 5 सीटों का अंतर बचा हुआ है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। महागठबंधन 116 सीटों पर बढ़त बना चुका है इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, वहीं एनडीए 120 से घटकर 119 सीटों पर आ चुकी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अलका लांबा जी, एक चीज तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, देखिए अगर इस वक्त भी एनडीए 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो आप भी कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि नीतीश सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए, एक तरफ मुकाबले में कौन थे 15 साल के मुख्यमंत्री बिहार में जिन्होंने राज किया, और दूसरा डबल इंजन के प्रधानमंत्री जी की सरकार थी। आरजेडी कहां थी? 15 सालों से बाहर थी। कांग्रेस कहां थी? 30 सालों से बाहर थी। ऐसे में अगर हम इन्हें टक्कर देने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि सारे कहा जाए ताकत हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रिसोर्सेज का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, हर तरीके से हमसे बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। उसके बावजूद आप देखिए इनकी हालत, और आप जेडीयू को तो देख लीजिए। ठीक है अलका जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज झा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार सुना देते हैं। जल गया है। नहीं, चेतावनी नहीं है। चेतावनी देना हमारा काम ही नहीं है। प्रशासन को ये बता रहा हूँ कि निष्पक्ष तरीके से काम करे। सरकार बना रहे हैं ना? पक्का 200% सरकार बन रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद बन रही है। तो देखिए ये आरजेडी के नेताओं का उत्साह है, जहां पर मनोज झा सामने आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा दिलाते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अलका जी, आपने कहा कि देखिए एनडीए के पास तो पूरा बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, कांग्रेस को या आरजेडी को किसने रोका था? यहां पर बात अपील की भी है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा जो जानकारी अब तक सामने आती रही। राहुल गांधी ने बिहार में कुल 8 रैलियां की, 70 विधानसभा सीटों को कवर किया, और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने जहां जहां रैली की वहां पे से 70% जगहों पर महागठबंधन को नुकसान है, वो पीछे चल रहा है। आप इन 70 सीटों को जरा ध्यान से देखिएगा, जिसमें पटना साहिब जैसी सीटें हैं। 45 साल से भाजपा के गढ़ रहे, उन सीटों को महागठबंधन जब तय कर रहा था कौन कहां लड़ेगा, हमने चुनौतीपूर्ण सबसे जो है भाजपा के गढ़ थे उन्हें स्वीकार किया और खूब टक्कर हम लोगों ने दी है। उसके बावजूद भी देखिए पीछे से हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने वाला है। नहीं, सवाल राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर मैंने पूछा था। जहां जहां राहुल गांधी की रैलियां थी वहां 70% जगहों पर महागठबंधन पीछे है। सवाल बिहार में राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर था। नहीं, स्वीकार्यता पूरी तरीके से स्वीकार्यता चेहरा हमने तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन राहुल गांधी जी ने तेजस्वी को चेहरा बनाया था। राहुल गांधी जी बिहार के लिए चेहरा नहीं थे, वो नेता है राष्ट्र के। बिल्कुल गए, महागठबंधन का चेहरा चुना और उसके पीछे ताकत बनकर हम सब खड़े रहे, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, तेजस्वी जी के पीछे, जिसके परिणाम आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा दम आरजेडी निकल कर आ रहा है। हमने 4 अपनी जीती हुई सीटें लेफ्ट को दी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सहमति ऐसी बन रही थी कि हम उन सीटों पे लड़े जो पिछले 45 सालों से लेकिन अलका जी, नवीन जी मैं आऊंगा आपके पास। आपने चूंकि अभी लेफ्ट का जिक्र किया, अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक लेफ्ट 29 सीटें लेफ्ट ने चुनाव लड़ी हैं, 29 सीटों पर 18 सीटों पर लेफ्ट बढ़त बनाए हुए, 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाकर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। लेफ्ट का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा का है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 30% से कम है। अगर आरजेडी के नेता यहां पर होते तो मैं उनसे जरूर यह सवाल पूछता कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी तो ज्यादा नहीं बन रही है? अनुराग जी देखिए, इन 70 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% रहा है। इन सीटों पर जिसे हमने चुनौती समझते हुए महागठबंधन स्वीकार किया है, और लेफ्ट का स्ट्राइक रेट इसलिए भी अच्छा है कि हमारे सिटिंग 4 उन्होंने मांगे, हमने अपनी 4 जीती हुई सीटें, अभी विधायक जीते थे, वो उनको दे दी, क्योंकि एक सहमति से ही होता है। और हम लोगों ने, लेकिन अलका जी गिने तो नंबर ही जाते ना। तेजस्वी यादव अगर बहुमत को हासिल नहीं कर पाते, अगर तो एक सवाल तो ये पूछेंगे उनके कार्यकर्ता कि आपने कांग्रेस पार्टी को आखिर 70 सीटें क्यों दी?
इससे बेहतर तो होता नहीं, कि आप लेफ्ट को ज्यादा सीट दे देते। एक राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी 9% वोट के साथ 20 सीटों पर सिर्फ आगे बढ़त बनाए हुए है। अनुराग जी, तो जेडीयू से तुलना कर लीजिए ना कांग्रेस की, उससे तो बहुत बेहतर प्रदर्शन है। 39 पर है 15 साल के मुख्यमंत्री राज में। और हमारे भी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं 70 लेनी थी तो अच्छी वाली लेते, चुनौती वाली क्यों लिया आपने? भाजपा की 45 साल से वो गढ़ रहे हैं। आप समझ रहे, प्रधानमंत्री जी ने वही आपने कहा कि जेडीयू से तुलना करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, आपका वैलिड पॉइंट है, आपका वैलिड पॉइंट है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार का करिश्मा नहीं चला तो नरेंद्र मोदी का करिश्मा चला, तभी 120 पर इस वक्त एनडीए है? आप इस बात को मानती हैं? अभी तक 5-6 घंटों से प्रधानमंत्री जी का करिश्मा दिख रहा था। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का नहीं, आरजेडी तेजस्वी का करिश्मा दिख रहा है। नहीं, देखिए नवीन जी ने बहुत ईमानदारी से स्वीकारा कि कांटे की टक्कर थी, एक तरफा मुकाबला नहीं था। आप भी इतनी राजनीतिक ईमानदारी दिखा सकती हैं, आप कह सकती हैं कि देखिए नीतीश कुमार का करिश्मा नहीं चला लेकिन नरेंद्र मोदी का जलवा कायम रहा बिहार में। मैं नवीन जी आता हूँ आपके पास। दिखाइए ना, अगर प्रधानमंत्री जी की तुलना करेंगे तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी में कहाँ चला करिश्मा? करिश्मा तो तेजस्वी और आरजेडी का दिख रहा है। तो आप ही के आंकड़े बता रहे हैं। नवीन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विकास चंद्रा का भी रुख करूंगा। नवीन जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, बस मैं संक्षेप में कहता हूँ कि महागठबंधन का अभी तो गठबंधन बना भी नहीं है। उससे पहले जो उसकी स्थिति है वो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी है। उसने बताया कि उसने दान में सीटें दे दी जीती हुई, और जो है अपने आप को बलिदान के रूप में उसके साथ में शामिल कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है। और अभी तो गठबंधन के रिजल्ट जादू आंकड़े तक छुआ भी नहीं। हालात ये है कि आपका बेशक मैं सुनिए बहन जी, मैं तो आपके पीछे बोला नहीं, क्यों परेशान हो रही हैं आप? सुन लीजिए, मेरा कहना ये है, अरे अभी तो आप क्यों परेशान हो रही है? रिजल्ट आने दीजिए ना, अभी तो मैं आपके पीछे बोला नहीं। हाँ, कोई बात, मैं तो आपके पीछे बोला नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं तो मैं करने की आपकी तरह। मेरा ये कहना है कि इनके नेता प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार रहे थे, वो जहां गए उस पार्टी का बंटाधार कर लिया। अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है, इनके लिए उसको नेता माने नहीं, इनको सोचना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आप जो 500 वोटों के अंतर के अभी 36 सीटें हैं, 36 सीट्स हैं, जिसके अंदर मत प्रतिशत नहीं, कुल मतों का 500 के पक्ष में होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना नवीन जी? रुझान में, अभी रुझान में नहीं, बिल्कुल यस, मैं वही कह रहा हूँ। मैं अनुराग भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि जो 500 का अभी अंतर है वो सारे के सारे हो सकता है कि महागठबंधन के पक्ष में हो अभी के समय में, लेकिन जो उसके अभी मत खुलने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको जानकारी है अपने सपोर्टर वोटर की, वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, और जो खुलने वाले हैं तो वो 500 से कहीं बढ़ करके, हो सकता है जीत का आंकड़ा 1000 के बीच में रहे। मैं ये नहीं कह रहा जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये निश्चित है कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और उससे पहले जो स्थिति है, विकास चंद्रा, ठीक है नवीन जी, मैं विकास चंद्रा का रुख करता हूं। विकास, आप लंबे समय से संसद और सियासत को कवर करते रहे हैं। नवीन जी कह रहे हैं कि देखिए पूर्ण बहुमत हमें भी मिलने जा रहा है। मनोज झा साहब आए कुछ देर पहले, उन्होंने भी कहा कि पूर्ण बहुमत हमें मिल रहा है। अलका लांबा जी भी कह रही है कि महागठबंधन ही सरकार बना रहा है। बिहार में सीट तो 243 ही रहेंगी ना, 122 सीटें तो सबको नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन राजनीति में है कि फार्मूले के तौर पे अपनाया जाता है कि अंतिम क्षण तक अपने दावे को पीछे न लो और दावे करते रहो कि मेरी सरकार बनने वाली है, या मैं ही जीतने वाला हूं, या मेरी ही पार्टी जीतेगी और मेरी ही सरकार बनेगी। तो ये पहला ही फार्मूला है शायद, ये जब चुनावी राजनीति की बात आती है कि दावे से कभी पीछे नहीं हटा जाता है। लेकिन अब हकीकत तो सामने है, जैसे जैसे परिणाम सामने आते चले जाएंगे, लोगों के दावे के पोल खुलते चले जाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें कि परिणाम क्या होंगे, आप लगातार पॉलिटिक्स को, चुनावों को कवर करते रहे। अगर 15 साल के शासन के बाद भी एनडीए 121 सीटों पर आगे अभी चल रहा है मौजूदा स्थिति में, तो क्या वाकई इसको नीतीश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाना चाहिए? ये देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार या कहें कि एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वो 2/3 बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे, उसके बावजूद भी कांटे की टक्कर हो रही है और 1-2 सीट 4 सीट की आगे पीछे चूहे बिल्ली का खेल एक तरीके से चल रहा है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के खिलाफ तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ थे वो तेजस्वी के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक रूप में अगर बिहार की एनालिसिस करें आप, तो जो लोग नीतीश से नाराज थे या बीजेपी से नाराज थे, वो नाराज थे, लेकिन वो जाकर के
के महागठबंधन को वोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो डरे हुए थे कि अगर आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो कहीं फिर लालू राज न लौट कर आ जाए। तो इस वजह से ये स्थिति अभी देखने को मिलेगी। नहीं तो अगर सही मायने में अगर एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव पूरी तरीके से अगर दिख जाता तो अभी एनडीए वहां नजर नहीं आती। अभी तक अलका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वक्त भी अपने मोबाइल पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रीन को देख रहे होंगे, वेबसाइट को देख रहे होंगे, बहुत हद तक जहां पर बचा पिछले लिया। 2 मिनट में नतीजे बदले जा चुके हैं। आप 115 से घटकर 113 पर आ चुके हैं और एनडीए 120 से बढ़कर 122 पर पहुंच चुका है। ये पिछले 2 मिनट का चमत्कार है, जैसा शुरुआती 1 मिनट का चमत्कार आपने नवीन जी को बताया था। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव, जो आपके गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे रहे, उनके सामने 2 सबसे बड़ी दिक्कत थी जिससे वो 2-4 होते रहे? एक परिवारवाद बिहार में, जिस पर सीधा हमला होता रहा तेजस्वी यादव पर, और दूसरा करप्शन, कि किस तरीके से लीडरशिप आगे बढ़ेगी। अगर आपका महागठबंधन बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ता है आरजेडी के मोर्चे पर, आपको लगता है ये 2 बड़ी समस्याएं रही होंगी? देखिए, तेजस्वी जी की उम्र क्या है? मात्र 30-32 साल। सामने कौन थे? 70 पार के 2 बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री। उसके बावजूद अपनी पार्टी को एक रखना, इतना शानदार प्रदर्शन इतने कम समय में करना। चुनावों से पहले तो कहीं वो गिनती में भी नहीं थे। ये तो चुनाव जब शुरू हुआ तो उन्होंने जिस तरह से रैलीज की, माहौल बनाया, रोजगार को मुद्दा बनाया, देखिए कितना शानदार। तो मुझे लगता है कि लोगों ने उन्हें स्वीकारा है, उनका जो आप देख रहे हैं रुझान जिस तरीके से। और मैं एक ट्वीट पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम उसमें सच्चाई कितनी है। ये जो 8 सीटें आप अदर्स देख रहे हैं, उसमें मैं अभी आरजेडी का समझ आया, हमें नहीं मालूम है, हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन 8 में 5 ओवैसी पार्टी जीत चुकी है और शायद आरजेडी से उनकी बात भी हो रही है। ऐसा ट्वीट अभी आया है, तो आप सोच लीजिए क्या कुछ अभी भी हो सकता है। ठीक है, नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस व्यक्ति को अपना नेता चुना जो बेचारा था और जो कहीं फील्ड में नहीं था और जिसका कोई अनुभव नहीं है। अभी जो कहा उन्होंने कि उसको उन्होंने नेता चला जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, कम युवा लड़का जो 70 साल का आदमी से लड़ने, जिसका कोई अनुभव नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं है। तो कांग्रेस की दिशा विषय यही है कि भाई आपने इसी प्रकार के लोगों को चुना नेता। जब आपने यही कहा ना कि आपने जो डिप्टी सीएम रहा उसको बेचारा लग रहा, तो आपको लगा कि एक नया लड़का खड़ा कर दिया, बड़े अनुभव वाले व्यक्ति से लड़ रहा है। अरे जिसका पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बीच में जन्म हुआ, जिसने पॉलिटिकल करप्शन को पिया, खाया, देखा और उसको समझा है, जिस आदमी ने जिस परिवार में जन्म लिया उसने साइकिल के ऊपर ट्रक पर रख करके चारा खा लिया हो, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में जिसने जन्म लिया उसको आप बेचारा, लेकिन नवीन जी, क्या वाकई इस दलील का कुछ दम अब रह गया है? उसको आप अपने नेता मान रहे हैं? क्या वाकई इस दलील में कुछ दम रह गया है सर? 75 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है और 75 सीटों पर जब आरजेडी आगे चल रही है तो मतदाताओं ने तेजस्वी यादव के चेहरे को ध्यान में रखकर ही वोट दिया था। करेक्ट, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस को समझना चाहिए, उसको नेता मानो ना, उसको क्यों बेचारा मान रहे हो? उसको क्यों कह रहे हो कि भाई इसको अनुभव नहीं है? उसकी लीडरशिप में आप चुनाव लड़ रहे हो, उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसके बाद यहाँ आप कह रहे हो कि वो तो बेचारा है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है अलका जी, बहुत छोटी सी बात है नवीन जी, कह रहे हैं कि बस बेचारा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, बस बेचारा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। नवीन जी की आपत्ति सिर्फ इतनी सी बात आप दम से लड़ो ना, हमने लड़ा दम से चुनाव। ठीक है, लेकिन बेचारा कहा, ठीक है, किसने बेचारा कहा? विकास चंद्रा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। विकास चंद्रा, जो बात यहाँ पर अलका लांबा कह रही है, क्या उस दलील में आपको भी दम नजर आता है? आरजेडी अगर 75 सीटों पर बढ़त बनाए हुए तब, जबकि आरजेडी का मतलब होता था लालू प्रसाद यादव, लेकिन इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव नहीं है, तब भी अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी आगे बनी हुई है, अपने आप में एक बड़ी बात है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, बिहार की सियासत के लिए। देखिए, इन सब आरोपों में और इन सब दावों में दम लाने की कोशिश तो चुनाव के दरमियान एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बहुत की गई, लेकिन इस बार की राजनीति का माहौल वहां पर बिल्कुल अलग था और नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ था, जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, जिसका खामियाजा बीजेपी के नेता उस चुनाव के दरमियान भी कह रहे थे कि बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। ये तो विकल्पहीनता की स्थिति कहिए कि जो अभी बीजेपी और जेडीयू की लाज बचा दी है और जो अभी आंकड़े सामने हैं वो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। जो स्थिति वहाँ ग्राउंड पे थी वो सिर्फ वो खौफ, चाहे वो जो आरजेडी की राजनीति है उस राजनीति को देखते हुए बीजेपी और जेडीयू के नाराज लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, नहीं तो बिल्कुल राजनीति पलट गई होती है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अज़दुद्दीन ओवैसी, अभी उनका जिक्र किया अलका लांबा ने, अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए,
क्या आपको भी लगता है एक रिपोर्टर के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर, कि असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए वोट कटवा साबित हो रहे हैं बिहार में? ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाकों को टारगेट करते हैं, वहीं पे जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए सीमांचल के इलाकों में उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था, जो किशनगंज से लेकर के अररिया, फारबिसगंज, जो उसके उधर के इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, वो एक अलग वहाँ की राजनीति की स्थिति हो गई है, पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी उन इलाकों में जाते हैं और प्रत्याशी उतारते हैं। अगर उनके प्रत्याशी नहीं होते, असदुद्दीन ओवैसी प्रचार नहीं किए होते, तो आखिर मुस्लिम वोट कहाँ जाता? तो निश्चित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो जहाँ कांग्रेस मजबूत थी उसका वोट काटे, यानी जो मुस्लिम वोट जो महागठबंधन को जाना था वो उन इलाकों में शिफ्ट होकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर चला गया, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को उस इलाके में हुआ। ठीक है, और ऐसी 5 सीटें जिस पर AIMIM बढ़त बनाए हुए है, कितनी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन नवीन कुमार जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जिसके साथ हमने चर्चा की शुरुआत करी थी। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आती हैं, उसके बाद भी बीजेपी की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा? ये उदारता है या बिहार बीजेपी में चेहरों की कमी है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है और हम गठबंधन धर्म को निभाते आए हैं और बहुत अच्छे से निभाया है। किसी की पीठ पे छुरा नहीं मारा, बहुत सारे लोगों ने सर, मारा। लेकिन लोग पूछेंगे कि ये गठबंधन धर्म महाराष्ट्र में क्यों नहीं नजर आ रहा था? कि ये गठबंधन धर्म महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना के साथ क्यों नहीं नजर आ रहा था? लोग पूछेंगे आपसे, नीतीश कुमार के लिए क्या मजबूरी है ऐसी आपकी? उस समय बिल्कुल अनुराग भाई, बिल्कुल पूछना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा स्पष्ट कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक मुझे बयान दिखाइए जिसमें कहा हो कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, वो मुख्यमंत्री थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना था। तो धर्म किसने निभाया? भाजपा ने कभी धर्म को नहीं तोड़ा। विकास चंद्रा, बहुत संक्षेप में, पार्टी है, दूसरों की तरह नहीं है। विकास चंद्रा, बहुत संक्षेप में, बिहार की तुलना महाराष्ट्र से नहीं की जा सकती, क्या ऐसा ही है जैसा नवीन जी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र से थोड़ी सी राजनीति बिहार की अलग है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की परिस्थिति भी अलग है। आप देखें, जब तक बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के चेहरे के नाम का ऐलान नहीं किया गया, नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ दिया था और बीजेपी नेताओं को पटना में बहुत ही कम समय में 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उन लोगों को आकर बताना पड़ा, जो भूपेंद्र यादव को और प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं और जो देवेंद्र फडणवीस वहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, इन तमाम लोगों की बैठक हुई थी और नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि आप लोगों ने हमारे चेहरे की घोषणा नहीं की तो फिर आप चिराग पासवान की तरह आप अलग होंगे और हम भी अलग होकर के अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। यानी हर मुकाम में इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के धमकी का सामना बीजेपी को करना पड़ा है और नीतीश कुमार ने धमकाकर अपने नाम की घोषणा कराई थी। ठीक है विकास, बहुत संक्षेप में, आप लगातार बीजेपी को भी कवर करते रहे, क्या बिहार बीजेपी में चेहरों का अभाव है जिसके चलते नीतीश कुमार को झेलना मजबूरी है बीजेपी की? बहुत संक्षेप में। नहीं, जो मेरा अनुभव है कि बिहार बीजेपी में चेहरों का अभाव नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से पार्टी ये जरूर कह सकते हैं कि सुशील मोदी की पॉकेटी संस्था बनकर रह गई है बिहार में। उनके पॉकेटी ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी बिहार में, इसलिए बीजेपी को वहां विकल्प नहीं मिलता है। अलका, बिहार चुनाव के नतीजे देखिए, लगभग 1 घंटा बीत चुका है। आपने 1 घंटे पहले कहा था कि 1 घंटे में जो चमत्कारिक बदलाव है वो हो जाएगा। चमत्कारिक बदलाव तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दबाजी है, ये कहना भी जल्दबाजी है कि सिर्फ 1 घंटे में बदलाव हो जाएगा। हमें देर रात तक नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी अब नतीजे सामने आ रहे हैं। एक ईमानदार विश्लेषण की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। 7 से 9% मतदान का प्रतिशत बिहार में कांग्रेस पार्टी का पिछले 10-15 साल से। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी कोई सबक लेने को तैयार है बिहार में? कब तक 9% वोट शेयर तक सिमटे रहेंगे? देखिए, एज अ संगठन के तौर पर पूछेंगे, हमारा कांग्रेस का अधिवेशन कभी भी बुलाया जा रहा है, संगठन का निर्माण होगा और 2 राज्य मैं मानती हूँ किसी भी राजनीतिक दल के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे कहूंगी बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाते हैं राजनीतिक दृष्टि से। और वहां पर हम यूपी में कहें 30 साल से और यहाँ कहें बिहार में 35 साल से कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी दोबारा से संगठन निर्माण करके हम जो 30-35 साल अपने दम पर यूपी बिहार में सरकार बनाते रहे। अलका जी, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। मुझे ऐसा लगता है आंकड़ों को देखकर, उनकी तुलना करके, कि आरजेडी के लिए बिहार में कांग्रेस लायबिलिटी साबित हुई है, एसेट नहीं। क्या आपको लगता है कि हाँ, सुधार की गुंजाइश है, हम उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना कर सकते थे? पिछली बार तो 27 सीटें मिली थी आपको।
देखिए, सुधार की गुंजाइश तो कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर हमारा बहुमत आके सरकार भी बन जाती तो भी सुधार की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होगी, चाहे हम सरकार बनाए या ना बनाए। सुधार तो ये लायबिलिटी से एसेट में कब कन्वर्ट करेंगे खुद को? नहीं, भाजपा जेडीयू को लायबिलिटी मान रही हो तो बताएं, मुख्यमंत्री तो फिर भी वही बनेंगे। आप समझ रहे हैं? नहीं, अलका जी देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन पर बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट लगातार जारी है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता जो हैं बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा